दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो में हमने परावैद्युत शक्ति के बारे में अच्छी तरह से बहुत डिटेल तरीके से पढ़े थे और उसका परिभाषा भी लिखाए थे कि किसी कुचालक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति वह महत्तम विभव प्रबलता या विद्युत क्षेत्र है जिस पर विद्युत अपघटन नहीं होता है। जो ही विद्युत क्षेत्र को अधिक बढ़ा दिया जाता है तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तब विद्युत अपघटन होने लगता है। ये कल का लेक्चर वीडियो है, हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़े थे। अच्छा, अभी तक जो हम कर रहे थे केवल क्या कर रहे थे, लेक्चर। अभी तक जितना हम कर रहे थे वो केवल लेक्चर दे रहे थे, लेकिन अब से हम मैथमेटिकल भी देखेंगे। बोर्ड पर केवल लेक्चर देख रहे थे लेकिन अब मैथमेटिकल भी देखेंगे। अभी तक के नॉलेज के अनुसार आपके पास क्या नॉलेज है? अभी तक के नॉलेज के अनुसार हमारे पास ये नॉलेज है कि चार चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी बताए थे चार्ज जो किसी वस्तु पर फोर्स लगा उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। चार चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। तो चार अभी तक नॉलेज के अनुसार हमारे पास नॉलेज है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। ये प्लस चार्ज है, इसके नजदीक दूसरा प्लस चार्ज लगिए, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को धक्का देता है। ये माइनस चार्ज है, इसके नजदीक दूसरा माइनस चार्ज लाइए, ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को धक्का देता है। ये प्लस चार्ज है, इसके नजदीक माइनस चार्ज लाइए, ये प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है। 3 कूलम चार्ज है, इसके नजदीक 5 कूलम चार्ज लाइए, ये 3 कूलम चार्ज इस 5 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाएगा। 2 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज लाइए, ये 2 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाता है। 8 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाता है। ये 8 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाता है। 3 कूलम चार्ज 5 कूलम चार्ज फोर्स लगाता है। 2 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाता है। केवल हम क्या देख रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या केवल यही पढ़ने से हो जाए कि 8 कूलम चार्ज 5 कूलम पर फोर्स लगा रहा है, 2 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, 3 कूलम चार्ज 5 कूलम पर चार्ज पर फोर्स लगा, केवल ये पढ़ने से होगा? क्या साइंस में केवल फोर्स जानने से होगा? आंसर नहीं। ये जो 8 कूलम चार्ज है 3 कूलम चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कितना। ये जो 2 कूलम चार्ज है 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आज यही हम देखेंगे, ये जो प्लस चार्ज है एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है। माइनस चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, आज यही हम देखेंगे। और इसके लिए एक सर आए थे कूलम सर आए थे कि 2 कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज के बीच जो फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इसके लिए कौन आए थे? कूलम सर। कूलम का पूरा नाम है चार्ल्स डी कूलम, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो हम देखेंगे कूलम्स लॉ, तो हेडिंग देंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। कूलम का नियम देखिए, पूरे दुनिया पूरे ब्रह्मांड 2 चीज से मिलकर बना है, एक पदार्थ और दूसरा एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड पूरी दुनिया 2 चीज से मिलकर बना है, एक पदार्थ और दूसरा एनर्जी। अभी मैं एनर्जी की चर्चा नहीं करूंगा, मैं अभी पदार्थ की चर्चा करूंगा। हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हमने क्या एक ऑब्जेक्ट उठाया, एक पदार्थ उठाया, इस ऑब्जेक्ट के पास 2 कैरेक्टर हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट के पास हमने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के पास 2 कैरेक्टर हो सकता है। एक कैरेक्टर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास 2 कैरेक्टर हो सकता है। पहला कैरेक्टर, इसके पास मास होगा, द्रव्यमान होगा। इसके पास कौन सा कैरेक्टर, मतलब गुण। इसके पास 2 कैरेक्टर हो सकता है, पहला कैरेक्टर, इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन मैं 2 कैरेक्टर की चर्चा कर रहा हूं। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास, इस पदार्थ के पास 2 कैरेक्टर हो सकता है। पहला, इसके पास मास होगा, दूसरा, इस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वस्तु के
कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर, एक मास वाला कैरेक्टर और एक इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कैरेक्टर। तो इस वस्तु के पास 2 कैरेक्टर है, एक द्रव्यमान वाला कैरेक्टर, मास वाला कैरेक्टर, एक इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, एक चार्ज वाला कैरेक्टर। और इसी 2 कैरेक्टर के कारण ये जो वस्तु है, इसी 2 कैरेक्टर के कारण किसी वस्तु पर फोर्स लगाता है। एक द्रव्यमान वाले कैरेक्टर के कारण फोर्स लगाता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज वाले कैरेक्टर के कारण फोर्स लगाता है। द्रव्यमान वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगाता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसकी व्याख्या सर आइजैक न्यूटन सर ने किया था। ऑब्जेक्ट के मास वाले द्रव्यमान के कारण जो फोर्स लगा था उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इसकी व्याख्या सर आइजैक न्यूटन सर ने किया था। ऑब्जेक्ट के चार्ज वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल बोलिए या वैद्युत बल बोलिए, स्थिर विद्युत बल। और इसकी व्याख्या किसने किया था? कूलम्ब सर। आज इसी को देखेंगे। तो इस दोनों फोर्स में एक चीज कॉमन है, इस वस्तु के 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, पहला द्रव्यमान वाला कैरेक्टर और चार्ज वाला कैरेक्टर। द्रव्यमान वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल, चार्ज वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल। लेकिन स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में एक चीज कॉमन है, कौन? वस्तु। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों बीच में कौन है? कॉमन चीज क्या है? वस्तु। दोनों चीज में, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल में, दोनों बल में एक चीज कॉमन है, कौन सा चीज? वस्तु। अभी भी आपको वस्तु साथ नहीं छोड़ना है। तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसकी व्याख्या सर आइजैक न्यूटन सर ने कहा था, और इसको हम क्लास 11th में अच्छी तरह से, बहुत डिटेल तरह से ये पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्लास 11th का टॉपिक्स है, इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज इसको नहीं पढ़े, हम किसको पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत बल, कूलम्ब्स लॉ। ऑब्जेक्ट के चार्ज वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल, और इसी को आज हम क्या करने हैं? देखने वाले हैं। तो इसको आज हम नहीं देखेंगे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए हमें कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए इस गुरुत्वाकर्षण वाले के न्यूटन सर जो नियम दिया इसको हमें समझना। आप न्यूटन सर जो नियम दिया उसको आप समझ जाइए, कूलम्ब्स का लॉ आप समझ जाइएगा। स्थिर विद्युत बल, ये जो न्यूटन सर ने जो दिया गुरुत्वाकर्षण, इसको आप समझ जाइए, कूलम्ब्स लॉ आप समझ जाइए। तो कूलम्ब्स लॉ को समझने के हमें किसको समझना पड़ेगा? न्यूटन सर के नियम। देखिए, ऑब्जेक्ट के मास वाले कैरेक्टर के कारण जो फोर्स लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और न्यूटन सर ने व्याख्या की। न्यूटन सर का कहना था कि प्रत्येक द्रव्यमान हर एक द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षण बल से खींचता है। फिर से, न्यूटन सर का कहना था कि प्रत्येक द्रव्यमान हर एक द्रव्यमान को अपनी ओर एक आकर्षण बल से खींचता है। प्रत्येक द्रव्यमान का मतलब, ये मार्कर क्या है? द्रव्यमान है। कुर्सी क्या है? द्रव्यमान है। बाइक द्रव्यमान है। बल्ब द्रव्यमान है। पंखा द्रव्यमान है। ये सब के सब क्या है? द्रव्यमान है। तो न्यूटन सर का कहना था जो प्रत्येक द्रव्यमान है, ये जो मार्कर है इस पंखा को एक आकर्षण बल से खींचता है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। पंखा और इस मार्कर के बीच जो फोर्स लगता है इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल क्या लगाता है? पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण लगाता है। ऐसा क्यों? इसलिए आपको लगता है कि जब आप मार्कर को छोड़िए तो पृथ्वी क्या करेगा? खींच लेगा। आप मार्कर को छोड़ते हैं तो आपको पता, आपको दिखाई देता है कि मार्कर को कौन खींच रहा है? पृथ्वी। नीचे गिरा है, पृथ्वी इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। लेकिन जब पंखा और इस मार्कर के बीच जब क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। पंखा और मार्कर के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्या हमें ये दिखाई देता है? फोर्स लग रहा है या नहीं? आंसर यस, फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों हमें? इसलिए दिखाई नहीं देता है, जो पृथ्वी है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वस्तु है, लेकिन उसके तुलना में पंखा बहुत छोटा वस्तु है। पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसलिए हमें दिखाई दे पृथ्वी क्या कर रहा है? वस्तु को खींच रहा है, दूसरे द्रव्यमान को खींच रहा है, लेकिन ये द्रव्यमान इस द्रव्यमान को खींच रहा है, ये दिखाई देता है नहीं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है। तो न्यूटन सर का कहना था कि प्रत्येक द्रव्यमान हर एक द्रव्यमान को खींचता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक द्रव्यमान है,
एक M1 द्रव्यमान है, इससे r दूरी पर एक M2 द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। तो न्यूटन सर का कहना था न्यूटन सर का कहना था इस दो द्रव्यमान के बीच क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg, गुरुत्वाकर्षण बल Fg, F4 जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से दो द्रव्यमान के बीच एक M1 है और एक द्रव्यमान M2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा कितना। तो न्यूटन सर का कहना था कि दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। द्रव्यमान मान लीजिए M1 6 है और M2 4 है, तो 6 गुना 4 दोनों को गुना करेंगे तो किसके समानुपाती होगा, गुरुत्वाकर्षण। 6 चौक 24, तो 24 के समानुपाती होगा कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, 24। इसको 10 कर दीजिए, 10 और इसको 5 कर दीजिए, तो दोनों आवेश, दोनों द्रव्यमान के बीच, आवेश नहीं द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण 10 5 50, 50 के बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या ये द्रव्यमान, ये इसके दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या किसी और चीज पर निर्भर करता है, आंसर है एस, दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, वो भी स्क्वायर के हिसाब से। तो न्यूटन सर का कहना था कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके हिसाब से दूरी के वर्ग स्क्वायर, दूरी को 2 गुना बढ़ा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, दूरी को 2 गुना, अच्छा व्युत्क्रमानुपाती मतलब दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर हम r को बढ़ाते हैं तो Fg गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। अगर r को, दूरी को, दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं तो Fg गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी को घटाते हैं तो Fg बढ़ेगा। हमने क्या इस दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी के 2 गुना कर दी, दोनों के बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया, कितना 2 हम बढ़ा दिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 का स्क्वायर, इसका कितना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों के बीच ये स्क्वायर हिसाब से घटेगा कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। दूरी जितना बढ़ाएगा उसके स्क्वायर हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी 2 गुना कर दीजिए, दोनों के बीच की दूरी 2 कर दीजिए, दोनों के बीच की दूरी 2 कर दीजिए, उसको 2 का स्क्वायर 4, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना से घटेगा, 4 गुना से घटेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी 8 कर दीजिए तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका स्क्वायर के हिसाब से घटेगा, 8 64, तो गुरुत्वाकर्षण बल 64 गुना घट जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी और चीज पर निर्भर करता है? अगर इस दोनों द्रव्यमान के बीच हमें पानी रख दे, क्या उस पर निर्भर करेगा? आंसर नहीं। अभी ये दोनों द्रव्यमान के बीच जितना फोर्स से आकर्षित कर रहा है उतना ही फोर्स से, पानी रख दे उतना ही फोर्स है। अगर बीच में आग रख दे फिर भी उतना। ये द्रव्यमान है, इसको हमने छोड़ दिया, बीच में आग लगा दिया, क्या उतना से गिरेगा, कुछ और से गिरेगा? उतना ही से गिरेगा, जितना से पहले खींचा था अभी भी उतना से खींचेगा। बीच में पेपर रख दीजिए फिर भी उतना से खींचेगा, बीच में आप शीशा रख दिए फिर भी उतना से गिरेगा। हालांकि ये बीच में शीशा रहेगा तो ये शीशा आप आके रुक जाएगा, एक अलग चीज है, लेकिन खींचेगा कितना से, उतना ही से खींचेगा। दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आगे रख दीजिए, कोनो भी माध्यम रख दीजिए, वे किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल Fg m1 इंटू m2 के समानुपाती होता है। Fg व्युत्क्रमानुपात बाय r स्क्वायर, दोनों कंबाइन कर दीजिए तो Fg बराबर हो जाएगा, Fg समानुपाती m1 और m2 बटे
आर स्क्वायर। आप समानुपाती को हटा के नियताओं को दे सकते हैं। एफ जी बराबर हो जाएगा, समानुपाती को हटा के हमने जी दे दिया, इस जगह M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जी ये जो जी है एक नियतांक है और इसका मान कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 6.6 गुना 10 पर पावर माइनस 11। तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन सर का नियम तो समझ लिया कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगेगा, दो द्रव्यों के बीच लगेगा। दो द्रव्यों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो द्रव्यों के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसको कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा। ये किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या करता है, केवल आकर्षण करता है। अब छोड़ दीजिए क्या करेगा, आकर्षण। अब आइए कूलम्स लॉ में। कूलम्स का नियम सेम टू सेम इसी का एक कॉपी क्या है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा। कूलम्स सर ने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेश लिया, एक पॉइंट ये Q1 चार्ज है और इससे r दूरी पर ये Q2 चार्ज है। देखिए कूलम का नियम पॉइंट बिंदु आवेश के लिए लगता है। देखिए कूलम का नियम शर्त, कूलम जो नियम था उसके कुछ शर्त है। कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है और वह भी स्थिर। बिंदु आवेश करने मतलब चार्ज बहुत सारे हो सकता है। ये रेखा है, इस पर चार्ज है, इसको क्या कहेंगे, रेखीय चार्ज। कूलम का नियम इस रेखीय चार्ज के लिए नहीं लगता। ये गोला है, इस गोले पर चार्ज होगा, चार्ज करा दिए, ये क्या होगा, गोलीय चार्ज। तो कूलम का नियम ना तो रेखीय चार्ज के लिए रहेगा ना ही गोलीय चार्ज के लिए। इसके लिए अलग से आएगा कॉन्सेप्ट, हम देखेंगे। ये कूलम का नियम किसके लिए लगता है, बिंदु आवेश के लिए, वो भी कैसा, स्थिर आवेश, गतिमान आवेश नहीं, स्थिर आवेश। तो बिंदु आवेश, कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है और भी कैसा होना चाहिए, स्थिर आवेश। तो कूलम का नियम स्थिर बिंदु आवेश के लिए लगता है। तो कूलम सर ने क्या किया, दो बिंदु आवेश लिया, दो पॉइंट चार्ज लिया और दोनों का आर दूरी बना दिया। अब इस दोनों के बीच ये Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा, कितना। तो कूलम सर का कहना था कि दोनों आवेश के बीच जो फोर्स लगेगा Fe, फोर्स कितने से, Fe, दोनों आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल को Fe क्यों, यहाँ F भी है इसलिए हम क्या लगे थे, Fe। बाद में हम F भी लगाया था, आपको समझना है स्थिर विद्युत बल। तो दोनों आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, कॉपी देखिए सेम टू सेम। कूलम का कहना था कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। उसके बाद ये भी कहना था कि दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Fe समानुपाती R स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलम का नियम कहना था कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती करने मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। R को आप 2 गुना बढ़ा दीजिए, फोर्स इसका स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, इसको 6 कर दीजिए, 6 के 36। तो जितना आप दूरी बढ़ाइएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना। 5 रख दीजिए, दूरी को यहाँ से 5 रख दीजिए, R की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो फोर्स 25 गुना घट जाएगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये किसी और चीज पर निर्भर करेगा, आंसर ये माध्यम पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेश के बीच आप पौड़ी रख दीजिए, कोई और फोर्स लगेगा। अगर दोनों आवेश के बीच हवा रख दीजिए, फोर्स कुछ और लगेगा। अगर दोनों आवेश के बीच पत्थर रख दीजिए, फोर्स कुछ और लगेगा। अगर दोनों आवेश के बीच पेपर रख दीजिए, फोर्स कुछ और लगेगा। तो स्थिर विद्युत बल आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। स्थिर विद्युत बल आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इसको आप कंबाइन कर दीजिए, Fe समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस समानुपाती को हटा के एक कांस्टेंट दीजिए, बराबर K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने समानुपातिक चिन्ह हटाकर हम क्या दिए के क्या है कूलम कांस्टेंट, ये के कूलम कांस्टेंट है, कह सकते कूलम नियतांक। ये के कूलम नियंत्रण है, और ये जो किस पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम बदलेगा तो के का मान भी बदल जाएगा। तो के का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9। एक्चुअल में इसका मान होता है 8.85, 8.85 गुना 10 पर पावर 9, 8.85 गुना 10 पावर 9, ये 8.85 लगभग किसके बराबर, 9 के बराबर। इसके लिए डायरेक्ट हम इस दोनों का अलावा लग सकते 9 और 10 पावर 9 रख देना। तो 9 गुना 10 पर पावर 9, के का मान कितना होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। ये के का मान बदलेगा, ये के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बदलेगा तो के का मान भी क्या हो जाएगा, तो के एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्थिर विद्युत बल, दो आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होता है, और दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, स्थिर विद्युत बल, दो आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, नाम से ही स्पष्ट है स्थिर विद्युत बल। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए हमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए। बल सदिश राशि, और सदिश राशि के लिए हमें दिशा चाहिए। ये Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज, ये प्लस Q1 चार्ज है, और इससे आर्द्र पे एक प्लस Q2 जो चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है। अब ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा कितना, एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स लगेगा किधर, क्या ये इधर लगेगा, क्या ये इधर लगेगा। तो कूलम सर ने कहा इस दो आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, दोनों आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, दोनों आवेश के, दो आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल पर आप एक रेखा खींचिए, एक सरल रेखा खींचिए। इसी सरल रेखा के अनुदिश फोर्स लगेगा। सरल रेखा खींच दीजिए, इसी सरल रेखा के अनुदिश लगेगा। कूलम सर का कहना था दो आवेश को मिलाने, दो आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर। अच्छा ठीक है, ये प्लस चार्ज है, प्लस है, अगर एक को प्लस एक को माइनस कर दे, ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, सब किधर लगेगा, तो ये भी किधर लगेगा, रेखा के अनुदिश, तो ये इधर हो जाएगा। ये किधर होगा, इधर। तो आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश लगेगा। अच्छा, दोनों को फोर्स को, ये क्या है, दोनों आवेश के ये मध्य बिंदु है, ये आवेश का मध्य बिंदु है। तो आप देखिएगा इसको पीछे लीजिए, इस फोर्स को पीछे लीजिए, किधर जा रहा है, माइनस मध्य बिंदु को, और इसको भी माइनस किधर जा रहा है, मध्य बिंदु को। इसको भी आप पीछे लीजिए, ये किधर जा रहा है, मध्य बिंदु को, इसके भी पीछे, ये फोर्स इधर लगा, ये क्या है, मध्य बिंदु। तो दोनों आवेश के बीच ये फोर्स किधर लग रहा है, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को केंद्र की ओर लग रहा है फोर्स, इसलिए इसको कहते हैं केंद्रीय बल। तो कूलम का नियम, स्थिर विद्युत बल कहिए, केंद्रीय बल कहिए। कहेगा कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले केंद्रीय बल निकाले, तो आपको क्या निकालना है, एफ ई के Q1 Q2। आपको केवल एफ ई, कल से केवल एफ ही मिलेगा, आपको ई नहीं मिलेगा। ई इसलिए दिए कि बगल में कौन है, जी, एफ जी, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एफ। तो एफ बराबर दोनों के बीच केंद्रीय बल निकालिए, दो आवेश के बीच लगने वाले फोर्स केंद्रीय बल निकाले, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। दोनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश। तो कूलम नियम में हम फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली नहीं हम लिखेंगे कि दो, कूलम नियम में हम फाइनली लिखेंगे कि कूलम के नियम का अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण, नंबर फर्स्ट दोनों आवेश को मिलाने वाली, नंबर फर्स्ट दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, इसको लिख लेंगे। उसके बाद मैं लिख नहीं देता, कूलम के नियम में लिखेंगे यहाँ कि कूलम के नियम का अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण, नंबर फर्स्ट में लिखेंगे कि
दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। Fe समानुपाती Q1 इंटू Q2। कूलम के नियम का अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण नंबर फर्स्ट बिंदु आवेश के गुणनफल के समानुपाती Q1 Q2 समानुपाती होता है। इसको क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसको कंबाइन कर दीजिए। कंबाइनिंग करने पर कंबाइन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए। कंबाइन करने को मिलेगा Fe समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fe अब समानुपाती को हटा के एक नियतांक दे देंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कूलम कांस्टेंट है, इसको याद रखना। और ये K माध्यम बदल जाने से K का मान भी बदल जाएगा। उसके बाद दूसरा, और उसके बाद तीसरा लिखेंगे कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होता है। ये हो गया कूलम का नियम। अच्छा, इसमें दो अंतर भी लिख सकते हैं। क्या दो अंतर? एक आपने देखा गुरुत्वाकर्षण बल और एक आपने देखा स्थिर विद्युत बल। दोनों अंतर लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल और आप गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में आप अंतर भी लिख सकते हैं। पहला अंतर लिखेंगे, स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच लगता है, स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये द्रव्यमानों के बीच लगता है, पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे कि स्थिर विद्युत बल आकर्षण तथा विकर्षण दोनों करता है। स्थिर विद्युत बल आकर्षण तथा विकर्षण दोनों करता है, लेकिन स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण करता है। ये दो लिखिए। तीसरा लिखेंगे कि स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये तीसरा हो गया। चौथा, विद्युत बल सबल बल है और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है। ये हो गया स्थिर विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। उसके बाद लिखेंगे कूलम के नियम के शर्त। कूलम के नियम में शर्त क्या लिखेंगे? पहला कि कूलम का नियम किसके लिए लगता है? बिंदु आवेश के लिए। तो पहला लिखेंगे कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है। दूसरा लिखेंगे कि कूलम का नियम स्थिर आवेश के लिए लगता है। कूलम का नियम स्थिर आवेश के लिए मान्य। पहला कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है, दूसरा कूलम का नियम स्थिर आवेश के लिए मान्य। और तीसरा लिखेंगे कि कूलम का नियम तब लगेगा जब आवेश की बीच की दूरी, दोनों आवेश की बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होगा। इसे कहते हैं एक फर्मी। कूलम का नियम तब लगेगा जब दोनों आवेश की बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 से अधिक। 10⁻⁻15 से अधिक मतलब 10⁻16 मीटर अधिक है। आंसर नहीं, ये क्या है? कम है। आंसर ये क्या है? कम है। 10⁻16 अमेरिका का 10⁻15 से अधिक। तो 10⁻15 से कब अधिक होगा? जब 10⁻14 10⁻13 इतना से अधिक होगा, तब ही जब क्या लगेगा? कूलम का नियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।